हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आए हैं वो एक ऐसी क्वेश्चन है कि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये वैसे क्वेश्चन है कि बार बार रिपीटेशन अपने आप में होता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आप ये बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आप जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक लाइन से जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी को देखते हुए जो है पूरी जितने भी अब तक लाइन का क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ आप देख सकते हैं, जितनी भी लाइन का क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सब इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि अगर आपको ये याद कर लेते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि यहाँ से आने वाला लाइन से आने वाला क्वेश्चन आपको 100% आपकी हो जाएगी। बशर्ते आपको यहाँ पे देखना और थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप ये पीडीएफ को आप ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किया, देख लीजिए आप जितने भी क्वेश्चन, जैसे दिनार के बारे में, मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा के बारे में हमने पूरा मुद्रा को देख लिया है। क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी मुद्रा के बारे में बता रहा हूँ ना, कि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिखने में मिल रहा है 5 से 7 क्वेश्चन, लेकिन आप याद रखिए कि आप अगले 10 मिनट में आप कम से कम नहीं भी तो ये कम से कम 100 क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको, वो भी आपके मुंह पर। ठीक है, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको बस देखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बस लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। और नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप देख लीजिए, उसके बाद आप जहाँ जैसे करना है, जैसे स्क्रॉल करते हैं वैसे स्क्रॉल कर दीजिएगा। बस मेरा गारंटी आपसे है कि आपको क्वेश्चन अगर यहाँ से आया तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं अपने हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा सबसे पहला ये कर रहा है कि ये बताइए कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच लगती है। यानी मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच लगती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, कौन कौन सा है ऑप्शन आपके पास है? भारत है, पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है हमारा, ये हमारा होता है भारत और चीन के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है मैकमोहन रेखा? तो भारत और चीन के बीच में लगता है। अब देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है और भारत के पड़ोसी देश हैं उसको हम पूरा डिस्कस यहाँ पे कर देंगे, और ये पूरा आपके हाथों में रहेगा। चलिए चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात कर लेंगे कि पड़ोसी देश अपना है कौन कौन सा, उसके बारे में याद करेंगे। तो सबसे पहले पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे बांग्लादेश। कौन हमारा है? सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो होता है हमारे सीमा से करीब 4096 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है। और जो सबसे ज़्यादा, और ये एग्ज़ाम में नहीं भी तो हमको लगता है कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप जाके अपना पेपर उठा लीजिएगा। चाहे आप एक क्लर्क का पेपर दे रहे हो, चाहे एक आप डीएसपी लेवल का पेपर या डीएसडीएम लेवल का पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा सीमा लगाने वाला कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। कितना लगाता है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है, कौन आता है? चीन। चीन कितना लगाता है? 3488 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि ये बताइए कि भारत के सीमा, दूसरा सबसे लंबा सीमा किसके बीच में है? तो हमारा चीन के बीच में। कितना लगाता है? 3488 किलोमीटर लगाता है। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना लगाता है? तो पाकिस्तान जो लगाता है हमारा वो लगाता है 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। उसके बाद लगाता है कुल नेपाल। नेपाल कितना लगाता है? 1751 किलोमीटर। कितना लगाता है? 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार कितना लगाता है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है भूटान। भूटान आता है कितना? 699 किलोमीटर। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना लगाता है? 106 किलोमीटर लगा हुआ। अब इसमें पूछता है कि अफगानिस्तान जो बाउंड्री बनाता है, ये बताइए कहाँ बाउंड्री लगाता है? तो पीओके लगाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये अफगानिस्तान लगाता है। और पूछा जाता है कि सबसे कम कौन सा लगाता है? तो सबसे कम बाउंड्री जो लगाता है वो हमारा लगाता है अफगानिस्तान।
तो ये हमारे सारे क्या हो गए, सारे के सारे हमारे न भारत के जितने भी सब ये पड़ोसी देश थे। हमने ये पड़ोसी देश के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब इस पड़ोसी देश के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लाइन जो होता है इस दोनों के बीच में हमारा सीमा लगाता है। चलिए हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जो भी क्वेश्चन, ये देखिए हम अपने मन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू हर एक जगह जो है ये पूछे जा रहे हैं, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर इंटरनेशनल रेखा आता है तो इनमें से आपको ही देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सीमा की बात करेंगे, रेड क्लिफ के बारे में बात करेंगे। रेड क्लिफ जो सीमा है वो किस देश के बीच में है? तो रेड क्लिफ का तो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये कब निर्धारित हुआ था? तो 1947 में। आपको यहीं पे ये भी पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा होता है? तो हमारा ये रेड क्लिफ रेखा ही होता है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, जो भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो पाकिस्तान से जब अलग बांग्लादेश हुआ है तो भी आप ये मान लीजिए कि ये जो है इसी के अंदर आता है। जो हमारा नया रेखा बना तो वही रेखा जो हमारा हुआ ये रेड क्लिफ रेखा कहलाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि डूरंड रेखा किसके बीच में है? तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये कब हुआ है? तो 1893 में निर्धारित हुआ था, लेकिन ये 1893 में जो हुआ था ये भारत और अफगान के बीच में हुआ था। उस समय 1893 मतलब 47 से पहले तो भारत किसके बीच में था? हमारा इंडिया में ही था। तो डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगा था 1893 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? बंटवारा के बाद जो अब ये सीमा किस पे लगने लगा? तो भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लगने लगा। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट रेखा देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय रेखा की हम बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन रहीम रेखा। आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको मिलता होगा। अभी जितने भी आने वाले रेखा है ना, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो मैन रहीम रेखा किस किस देश के बीच में है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड, मेरे साथ बोलिए आप, रूस और फिनलैंड, तो याद आपको हो जाएगा। मैन रहीम रेखा किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में है। नेक्स्ट आता है कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैन रहीम रेखा किसके बीच में है? रूस और फिनलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं किया है, ओडानिसे रेखा किस देश के बीच में लगती है? ओडानिसे रेखा जो है किस देश के बीच में लगता है? तो देखिए ओडानिसे रेखा हो या हिंडनबर्ग रेखा हो, दोनों जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में लगती है। किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में लगती है। कौन? ओडानिसे रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। ओडानिसे रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ याद हो जाएगा। ओडानिसे रेखा और किसके बीच में? हिंडनबर्ग रेखा, दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच में लगता है। तीसरा हमारा रेखा जो आता है इंटरनेशनल वाला, वो मैग्नीटोट रेखा आता है। मैग्नीनोट रेखा आता है किसके बीच में? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आता है। मैग्नीनोट रेखा जो आता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके। ये बताइए सीज फ्राइड रेखा किसके बीच में है? सीज फ्राइड रेखा जो है ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो आपको क्या हुआ? मैग्नीनोट रेखा बोल दिया या सीज फ्राइड बोल दिया, दोनों किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, देखिए और दो चार रेखा है जिसमें 24 में आपको देखो देखने को नया मिल रहा है। 24वीं समांतर रेखा जो किस देश के बीच में है? 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत जो है इसको मानने से इनकार करता है कि 24वीं रेखा में कोई रेखा है, ये हमारे अंडर है, कोई रेखा नहीं। तो 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आता है हमारा 24 के बाद क्या आता है? 39वीं रेखा किसके किसके बीच में है? तो 49वां रेखा जो है 49वीं समांतर रेखा जो है हमारा किस में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। फिर उसके बाद आता है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, देखिए आप लोग कन्फ्यूज होते हैं 38वीं 17वीं 49वीं, तो मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि अब याद हो जाएगा। देखिए 38वीं से याद रखिए, आपके 3 इसमें भी आ रहा है। 3 किस में है? 3 आ रहा है, यानी 38वें में कितना है? 3 आ रहा है। ठीक है, और देखिए उत्तर में भी आप देखिएगा, उत्तर में
उत्तर में आप अगर दिखाई दीजिएगा आपको, तो उत्तर में कितना आ रहा है, ऊ में 3 आ रहा है, मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। 38 का मतलब ऊ होता है, ठीक है। तो 38 का मतलब ऊ होता है 38वीं समांतर रेखा जो होता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आता है 17वीं समांतर रेखा। तो 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 17वीं सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा में कौन आएगा, वियतनाम छोटा देश है, तो छोटा के बारे में बात करेंगे। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। एक बार आपको और याद करवाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। रेड क्लिफ किसके किसके बीच में, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरन रेखा किसमें, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और पाकिस्तान के बीच में है। मैन रहीम रेखा किसमें, रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑर्डर नीचे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सीज फ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 24वीं समांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और 49वीं समांतर रेखा हमारा यूएसए और कनाडा के बीच में है। उसके बाद आता है हमारा 38वां समांतर रेखा। 38वां समांतर रेखा हमारा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा जो हमारा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। सबसे बहुत अब बात करते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग महत्वपूर्ण समझौते की बात करेंगे। किसकी, महत्वपूर्ण समझौते की बात करेंगे। महत्वपूर्ण समझौता, कौन कौन समझौता हुआ, सबसे पहले आता देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपको हर जगह देखने। समझौता के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण इंटरनेशनल समझौता जो है। अब मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर कोई समझौता आता है, कोई समझौता से कोई क्वेश्चन आता है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको मैं जो दे रहा हूँ ना, ये 4, इससे आगे कोई ना क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन जितने भी सब पूछे हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, जितने भी आपको मैं करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट समझौता के बारे में। आपसे ये पूछ लिया जाता है, सबसे पहले ये बताइए कि शिमला समझौता जो हुआ था कब हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था, ये 2 जून 1972 में हुआ था। पहले पूछिए कब हुआ था और किसके किसके बीच में, किस देशों के बीच में। तो शिमला समझौता सबसे पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, 2 जून 1972 में हुआ था। उसमें उस समय प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ठीक है। तो शिमला समझौता कब हुआ है, तो 2 जून 1972 में हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, इंदिरा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ है। नेक्स्ट जो आता है हमारा बोलता है ताशकंद समझौता कब किसके किसके बीच में हुआ है। ताशकंद समझौता किस 2 देशों के बीच में हुआ था, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। कब हुआ, तो 10 जनवरी 1966 को। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो थे हमारे कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तीसरा पूछता है कि शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ था। शिमला सम्मेलन जो हुआ 14 जून 1945 ईस्वी को हुआ था, जब हमारा लॉर्ड वेबल ने हमारा संविधान बनाने के लिए एक मोतीलाल नेहरू को एक टाइम दिया था कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कब बनाना है। तो उस समय शिमला में समझौता हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिमला समझौता बोला था। कब हुआ था, 14 जून 1945 को हुआ था। एक तो आता है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता किस देश के बीच में होता है, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। कब हुआ पंचशील समझौता, तो 1954 में हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ है, 1954 में हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये मुद्रा के बारे में। अब मुद्रा ये ऐसा वैसा मुद्रा नहीं है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मुद्रा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछता है तो ये मुद्रा से आपको यहाँ में एक न एक भिड़ जाएगा आपको, क्योंकि वो यही पूछते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा कि बोलता है कि दिनार जो है किस देश की मुद्रा है। आपसे ये पूछ रहा है कि दिनार जो है किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन आपके पास हमारा चीन है, इराक है, ईरान है और इंडोनेशिया है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हमारा इराक हो जाएगा। इराक में क्या चलता है, दिनार चलता है। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पड़ोसी देश के बीच में और गल्फ़ कंट्री में, हमें सबसे ज़्यादा गल्फ़ कंट्री में ही कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको हम गल्फ़ कंट्री के जितने भी है इम्पोर्टेंट मुद्रा हम सब आपको बता देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की मुद्रा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की राजधानी क्या है। देखिए यहाँ पे हम लिखा भी है कि राजधानी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देश लिखा हुआ है, राजधानी लिखा हुआ और उसकी मुद्रा लिखा हुआ है। तो सबके बारे में ध्यान देंगे, आपको सबको हम बता देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ईरान की राजधानी कहाँ है। तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। उसका मुद्रा क्या है, तो रियाल है। किसकी राजधानी, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। तेहरान की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। ईरान की राजधानी तेहरान, उसकी मुद्रा रियाल है। ईरान की किस क्या है, तो रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है, जिसकी मुद्रा क्या है, रियाल है।
यानी सऊदी अरब का भी रियाल है, ईरान का भी रियाल है। ठीक है। दूसरा पूछेगा आपको यूएई की राजधानी कहाँ है, तो यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी है। कहाँ चलता है वहाँ पे चलता है दिरहम। दिरहम कहाँ चलता है, तो यूएई में चलता है दिरहम। दिरहम कहाँ चलता है, दिरहम कहाँ चलता है, यूएई में। यूएई की राजधानी कहाँ, अबू धाबी। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है नूसुल्ताना है और उसके चलता है वहाँ पे रुपया। ठीक है। चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है और चलता है वहाँ पे क्या, युआन चलता है। युआन कहाँ चलता है, चीन में। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो मालदीव की राजधानी माले, वहाँ चलता है रुपया। क्या चलता है, रुपया। ओमान की राजधानी कहाँ, ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ चलता है, रियाल। तो देखिए ईरान में की राजधानी तेहरान, रियाल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, रियाल चलता है। यूएई का अबू धाबी, वहाँ दिरहम चलता है। इंडोनेशिया में चलता है रुपया, वहाँ का चलता है राजधानी नूसंतारा। चीन की राजधानी युआन, वहाँ चलता है चीन की राजधानी बीजिंग, वहाँ चलता है युआन। मालदीव की राजधानी माले, वहाँ चलता है रुपया। ओमान की राजधानी मस्कट, वहाँ चलता है रियाल। और भी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि कुवैत की राजधानी कहाँ है, तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और वहाँ चलता है दिनार। ठीक है। बहरीन की राजधानी कहाँ, बहरीन की राजधानी मनामा है, वहाँ चलता है दिनार। कहाँ चलता है, तो दिनार। नेक्स्ट पूछता है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहाँ क्या चलता है, वहाँ भी चलता है रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ चलता है, वहाँ पे अफगानी रुपये चलता है। क्या चलता है, अफगानी रुपये चलता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी नाई पीडा है। कहाँ है, नाई पीडा है। उसकी मुद्रा क्या चलता है, वहाँ चलता है कयात। ठीक है, कयात चलता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ क्या चलता है, नेपाली रुपया। क्या चलता है, नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है और वहाँ चलता है नोवल ट्रम। क्या चलता है, नोवल ट्रम चलता है। फिजी की राजधानी कहाँ है, तो फिजी की राजधानी जो है सूबा है, वहाँ चलता है फिजी डॉलर। ये सब क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ मैं एकदम प्रीवियस से उठाइएगा। आपको अगर कोई मुद्रा से पूछेगा या राजधानी से पूछेगा तो आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन आप देखिएगा प्रीवियस से उठा के, आपको सब जगह मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी जो है लीमा है और इसकी मुद्रा क्या है, तो सोल है। ठीक है। देखिए पेरू और फिजी ये दोनों जो है बीएसएससी बिहार में पूछा हुआ है। ठीक है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, सूरीनाम की राजधानी है परामरीबो, वहाँ क्या चलता है, वहाँ चलता है डॉलर। चिली की राजधानी कहाँ है, चिली की राजधानी सेंटियागो। बीएसएससी सीजीएल 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, चिली की राजधानी कहाँ है। दरोगा में पूछा हुआ चिली की राजधानी कहाँ है। ठीक है। तो ये सेंटियागो है, वहाँ चलता है मुद्रा चिलो प्यासा पीसो। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। इसकी बस राजधानी पूछी हुई, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद। ये कहाँ है, ताशकंद, वहाँ उज्बेकिस्तानी सोम चलता है। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे आपको हमने ये मुद्रा और राजधानी बताया है, इस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा। अगर कहीं छपता है राजधानी या मुद्रा तो यहीं से आपको छपेगा, 100% बता रहा हूँ छपेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि वन अधिनियम कब पारित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी हमने उठाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे कि आपको देख के लगेगा कि नहीं वाकई में क्वेश्चन है और हमेशा कंफ्यूज होते होंगे आप। आज यहाँ से कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। पूछता है कि वन अधिनियम कब लाया था भारत में, वन अधिनियम जो है भारत में कब आया था। ऑप्शन आपके पास है 1927, 72, 80 या 86। तो मैं बता देता हूँ आपका इसका आंसर होता है 1987। यानी वन अधिनियम जो भारत में आया था वो 1927 में है। वन अधिनियम 1927 में आया है। देखिए अब अधिनियम जितने भी वन से रिलेटेड है सारा आपका यहाँ पे हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वन अधिनियम की। तो वन अधिनियम जो आया था 1927 में आया। कब आया वन अधिनियम, 1927 में आया। देखिए अब वन अधिनियम बन गया तो वन में जो वन जीव है उसको भी संरक्षण करेंगे। तो पहले क्या आएगा, तो वन जीव का संरक्षण करना हमको, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया। देखिए वन का अधिनियम किए हम लोग, ऐसे याद कीजिएगा, वन का अधिनियम बन गया 1927 में। उसके बाद क्या आएगा भाई, वन बन गया तो उसके अंदर जो जीव रहता है उसको संरक्षण करना है। तो कब बना ये, 1972 में। तो वन जीव की संरक्षण जो है 1972 में बना। अब वन जीव का हम लोग संरक्षण कर दिए है, वन अधिनियम बना लिए, तो भैया वन का भी संरक्षण करना पड़ेगा ना भाई, उसके अंदर जीव आ गया तो उसका भी संरक्षण करेंगे हम लोग। तो वन संरक्षण अधिनियम हमारा क्या हो गया, 1980 में हो गया। ऐसे याद कीजिएगा। देखिए वन हमारा था, वन अधिनियम बना दिया। अब वन के अंदर जो जीव है उसका हम संरक्षण करेंगे। अब वन के अंदर जो जीव है उसका संरक्षण करना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। अब वन
पेड़ पौधा, उसके अंदर जो कुछ रह रहा है वो मिलाकर सब मिले क्या बनेगा हमारा, ये हमारा पर्यावरण बन जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया। ठीक है, कब आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कब आया 1986 में। देखिए आपको याद हो जाएगा, मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ। वन अधिनियम 1927 में आया, फिर वन अगर आया तो वन जीव उसके अंदर रहने लगा तो उसका अधिनियम क्या है 1972 में आया। अब उसके बाद क्या करें, वन संरक्षण अधिनियम ला दिए, वन के अंदर जो जीव रहा उसका संरक्षण करने के लिए कर दिया तो 1980 में आया। अब पूरा पर्यावरण बन गया, ठीक है, वन भी बन गया, वन के अंदर जीव भी आ गया, उसका संरक्षण भी कर दिया, तो अब क्या पर्यावरण संरक्षण आ गया। कब हुआ, 1986 में हुआ। अब इंपॉर्टेंट आता है, देखिए तीन दो चीज़ आपको ध्यान देना है कि टाइगर रिजर्व, टाइगर योजना जो है कब आया था, टाइगर योजना जो आया था 1973 में आया था। टाइगर परियोजना कब आया था, 1973 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप देखिएगा अगर कहीं से ये आता है तो दो पूछेगा आपको, एक टाइगर, एक ठो हाथी पूछता है। तो टाइगर परियोजना कब आया, तो टाइगर परियोजना हमारा जो 1973 में आया है। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट जो है हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। दूसरा हमारा था हाथी योजना, कब आया, तो 1991 से लेकर 92 में चलाया गया था। हाथी परियोजना जो है चलाया गया था 1991 से लेकर 1992 तक चलाया गया था। तो पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट। अगर पूछ लेगा तो पहला हाथी रिजर्व कहाँ है, तो पहला हाथी रिजर्व जो है सिंहभू में आया था। सिंहभू कहाँ है, तो झारखंड में, यानी पहला हाथी रिजर्व सिंहभू के झारखंड में खोला गया था। आशा करते हैं कि ये आपको सारा जो वन संरक्षण वाला बताएं ये क्लियर हो गया होगा। बस आप देखते जाइए, जितने भी क्वेश्चन आएगा ना, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 4 नंबर पे दूरदृष्टि के बारे में। तो मैं दूरदृष्टि के बारे में और निकट दृष्टि के बारे में जितने भी सबको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, दूरदृष्टि में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास हमारा है अवतल है, उत्तल है, बेलनाकार है या बाइफोकल है। तो हम लोग दूरदृष्टि के लिए यूज करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब देखिए जितना भी उत्तल अवतल जितना सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि को क्या बोलते हैं हम लोग, मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग मायोपिया बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसको क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। मेरे साथ बोलिए, निकट दृष्टि अगर हो रहा है मतलब ये होगा कि वो झूठ बोल रहा है। निकट का मतलब उसको निकट का दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हो गया कि उसको निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किसका, अवतल, किसका, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज। यानी अवतल लेंस को हम लोग किसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो निकट दृष्टि को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। अवतल लेंस यूज किया जाता है उसका दृष्टि दूर करने के लिए, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। अब दूर दृष्टि को क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। अब दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है। जो बोल रहा है उस समझ लो उसको दिखाई दे रहा है, दूर बोल रहा है मतलब दूर की दिखाई दे रहा है उसको। तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब देखो उसी में एक ऑप्शन आता है कि पूछ लेता है कि अबिंदुकता क्या है, अबिंदुकता क्या है, यानी एस्किटिमिज्म क्या है, एस्किटिमिज्म क्या है। तो क्या बोलिएगा, अबिंदुकता जो बीमारी हमारा एक आँख का, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा अबिंदुकता जो है हमारा एस्गिटिमिज्म जो है वो किस से रिलेटेड है, तो हमारा ये आँख से है। तो आप जिसको आप विदुकता हो जाता है ये बताइए कि उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो हमारा ये बेलनाकार होता है लेंस, यानी सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं हम लोग। किसका, सिलेंड्रिकल यूज करते हैं। एक और आता है कि प्रेस बायोपिया जो है किससे संबंधित है, तो प्रेस बायोपिया भी हमारा आँख से ही संबंधित है। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है, तो हमारा आँख से है। इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो इसमें हम लोग बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, बाईफोकल लेंस को। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि उत्तल लेंस को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, रीडिंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग रीडिंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा लेंस का जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ से, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारा कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, धनात्मक होती है। स्वस्थ व्यक्तियों की स्पष्ट देखने के लिए वस्तु 25 सेंटीमीटर, मतलब हमारी आंखों से स्वस्थ स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमारे बीच कितनी दूरी होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जितना भी आँख से रिलेटेड था क्वेश्चन हमने सबको आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा तो छाप दीजिएगा, और छपता है यहाँ से क्वेश्चन,
ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, यानी चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईरान में है, नीदरलैंड में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ईरान। यानी चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में है, तो हमारा ये ईरान में है। चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि ये बताइए कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, तो ये हमारा श्रीलंका में। रोटरडम बंदरगाह कहाँ, रोटरडम बंदरगाह जो हमारा नीदरलैंड में। कहाँ है रोटरडम बंदरगाह, कहाँ, नीदरलैंड में। विक्टोरिया बंदरगाह कहाँ, विक्टोरिया बंदरगाह जो हमारा है वो हमारा हांगकांग में है। विक्टोरिया बंदरगाह कहाँ है, हांगकांग में। अब पूछेगा कि हैकिंग बंदरगाह कहाँ है, तो हैकिंग बंदरगाह हमारा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में। जिद्दा बंदरगाह कहाँ, जिद्दा बंदरगाह जो हमारा वो सऊदी अरब में है। जिद्दा कहाँ है, देखिए जिद्दा कहाँ है, तो जिद्दा हमारा सऊदी अरब का एक छोटा सा शहर है, बंदरगाह होता है, तो कहाँ, सऊदी अरब में। हाइफा बंदरगाह कहाँ, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइफा बंदरगाह किस देश में है, तो हमारा ये इजराइल में। कहाँ, ये हमारा इजराइल में। नेक्स्ट पूरा सैंटोस, सैंटोस बंदरगाह कहाँ है, तो सैंटोस बंदरगाह हमारा कहाँ, ब्राज़ील में होता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ये बंदरगाह हैं, देखिए अगर कोई बंदरगाह से क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से आपको ही छप के कोई ना कोई आपको मिल जाना है, किसी हाल में मिल जाना है। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जितने भी बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर कहीं आता है तो इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक छप जाएगा। मैं ऊपर से नीचे जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया हूँ, मैं गारंटी आपको कर रहा हूँ कि अगर आप इसे कर लेते हैं और कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं तो समझ लीजिए 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। यानी 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन में आपका 5 बाई 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें से, मैं गारंटी देता हूँ। चाहे आपकी रेखा के बारे में पूछ ले, चाहे आप किसी बंदरगाह के बारे में पूछ ले, चाहे निकट दृष्टि दूर दृष्टि के बारे में पूछ ले, चाहे आपसे ये पूछ ले कि इंपॉर्टेंट लैंड के बारे में पूछ ले, तो सब में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह से और वीडियो बनाएंगे और आप लोग के सामने पेश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है पूरी दूर जोर से हो जाए, अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए और क्वेश्चन जो भी आवे जिस टॉपिक से वहाँ से छूटा नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। चलिए आप अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो बनाने के लिए बोलिएगा तो वीडियो बनाएंगे और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। और आप नए हैं तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।